Yes, I'm audible. यस सर। टुडे हम कोऑर्डिनेशन में नेस्ट थ्योरी डिस्कस करेंगे। नेस्ट नहीं, इसका कुछ पार्ट रह गया था अभी, सेक्शंस वगैरह। यस सर। EFT का लिमिटेशन वगैरह, ड्रॉबैक, वो कुछ बता सकते हैं आप? तो फर्स्ट लिमिटेशन ये थी कि इसमें इट डज नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। यस। सीएफटी ने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ नहीं बताया था। आगे फर्दर लिगेंड फील्ड थ्योरी आई थी, उसने एक्सप्लेन किया था कि एलएमसीटी क्या होता है, एमएनसीटी कैसे क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है, डी ऑर्बिटल में कैसे ट्रांजिशंस होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ नहीं बताया। सेकंड, इसमें नेचर ऑफ लिगेंड के बारे में नहीं बताया। जो नेचर ऑफ लिगेंड था इसको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा कौन सा वीक होगा। इन्होंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो दे दी, लेकिन नेचर जो होगा लिगेंड का उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। थर्ड ये था कि कुछ मेटल्स जो होती हैं वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाती हैं, जैसे कि हमारा NiCO4। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, बट फिर भी एक स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस है। तो इस तरह की जो कॉम्प्लेक्सेस थे उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फोर्थ ये था कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द इंटेंसिटी ऑफ कलर्स। कॉम्प्लेक्सेस में हमें कलर कौन से मिलेंगे वो तो बता दिया, लेकिन उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका ज्यादा इंटेंस होगा, कौन सा आपका लो इंटेंस होगा, उसके बारे में CFT एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिफ्थ पॉइंट था इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस के बारे में इसने कुछ नहीं बताया था कि ट्रांजिशन कैसे होंगे। ये इसकी सर लिमिटेशंस थी। यस, गुड। और एक लिमिटेशन ये भी थी कि इसने क्या किया, सिर्फ जो CFT थी इसने जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको सिर्फ आयनिक कंसीडर किया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्योरली आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती है मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, कुछ परसेंट उसका कोवलेंट कैरेक्टर होता है और कुछ उसका आयनिक कैरेक्टर होता है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। इट डज नॉट कंसीडर द कोवलेंट नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। यस, गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं लिगेंड फील्ड थ्योरी, इससे अपडेटेड थ्योरी। यस, उसमें कुछ बताइए आप।
इसके बाद आई लिगेंड फील्ड थ्योरी, उसमें क्या है, क्या डिस्क्राइब किया गया है? लिगेंड फील्ड थ्योरी जो है सीएफटी की मॉडिफाइड फॉर्म थी। यस। सीएफटी ने सिर्फ आयनिक करैक्टर कंसीडर किया था, लेकिन एलएफटी या एमओटी ने कहा कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बॉन्ड होता है वो कुछ परसेंट आपका कोवलेंट होगा और कुछ आपका आयनिक होगा। तो उन्होंने इसके बेसिस पे अपनी थ्योरी दी और बॉन्डिंग बताया कैसे हुआ। उन्होंने कहा जो ऑर्बिटल्स होंगी वैसे इनको इस तरह कंसीडर करेंगे कि जैसे एस ऑर्बिटल है, उसको हम लेंगे A1G। टी को लेंगे हम, ये इन्होंने नोटेशन दी थी इन ऑर्बिटल्स में कि एमओटी या एलएफटी में इनकी बॉन्डिंग कैसे होती है। पी ऑर्बिटल्स को हम लेके चलेंगे T1U। डी ऑर्बिटल आपके टू सेट्स में डिवाइड होता है, T2G और EG। अगर हम बात करें सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, उनमें बॉन्डिंग कैसे होती है। ऑक्टाहेड्रल में जैसे हमारे पास लिगेंड हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। बस डी ऑर्बिटल है, ये एस है, ये पी है। T2G प्लस में EG, ये एस हमारे पास A1G और पी हमारा T1U। लिगेंड हमारे पास 6 होंगे, तो 6 लिगेंड हमारे पास कैसे, A1G प्लस में EG प्लस में T1U। तीन इसके, दो और एक, 5 और एक 6। इसमें क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सी में जो हमने सीएफटी में पढ़ा था, जो बॉन्डिंग होती है, जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं वो अलोंग द एक्सिस करते हैं। तो इसमें जो ईजी है डी ऑर्बिटल में, वो पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में, सिग्मा बॉन्डिंग में। जो T2G है वो आपका नॉन बॉन्डिंग की तरह यूज होता है। तो T2G आपका नॉन बॉन्डिंग में यूज होगा, EG आपका बॉन्डिंग में होगा। तो सबसे पहले इसके A1G और इसका A1G ओवरलैप करेंगे, बनेगा A1G। उसके बाद ये T1U आएगा हमारे पास, इसका T1U और इसका T1U। और उसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा EG ऑर्बिटल। जो T2G हमारा वो क्या रहता है, नॉन बॉन्डिंग रहता है। अब जैसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बने तो एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारा EG स्टार, और उसके बाद आएगा A1G स्टार। उसके बाद हमारा आएगा T1U। ये इसमें से 3 और एक 4 और 2 6, 6 ऑर्बिटल्स इसकी होगी, टोटल 9 ऑर्बिटल्स हो गई। 9 में से 6 ऑर्बिटल जो है आपकी 6 सिग्मा बॉन्डिंग में यूज होंगी, और जो 3 ऑर्बिटल्स हैं आपकी, वो आपकी पाई बॉन्डिंग में यूज हो सकती है, T2G ऑर्बिटल। जो इसके और T2G और EG के बीच में गैप होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा नोट। मतलब ये हमारे पास डेल्टा नोट की वैल्यू आ गई। इस तरह से जो हमारे है ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस Ml6 है, उसमें बॉन्डिंग होती है। इसमें सर आगे टेट्राहेड्रल में एक्सप्लेन करूँ या इसमें कुछ और बताऊं, बताना है। ये बेसिक क्लियर है, नेक्स्ट टेट्राहेड्रल बताइए। यस, गुड। हाँ जी। यस यस, कैरी ऑन, आगे नेक्स्ट। ये सही किया है आपने, अच्छा एक्सप्लेन किया है। टेट्राहेड्रल में जैसे हमारे पास कोई लिगेंड हो गया, कोई कॉम्प्लेक्स में Ml4 मेटल, M मेटल है, L आपके पास लिगेंड है। इसमें जैसे हमने उसमें लिया था ऑक्टाहेड्रल केस में T1U T2G, इसमें हम U और G यूज नहीं करते हैं टेट्राहेड्रल के केस में, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका सीधा नाम देते हैं S1 का A1, P1 का नाम देते हैं T1, और इसका जैसे T2G और EG था तो E,
और इसका भी, इन दोनों का नाम जो है T2 हो जाएगा। इसमें हम T1 ही लेंगे, दोनों का नाम T2 लेंगे। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास जो पाई बॉन्डिंग में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी वो होगी हमारे पास ई ऑर्बिटल। जैसे उसमें तो T2G ऑर्बिटल जो थी आपकी पाई बॉन्डिंग में कर रही थी, और Eg ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग में कर रही थी। इसमें रिवर्स होता है, जो ई ऑर्बिटल है वो आपकी यूज उसमें ई ऑर्बिटल आपकी जो है यूज होती है पाई बॉन्डिंग में, मतलब वो एज इट इज रहेगी। और जो T2 ऑर्बिटल है वो आपकी यूज होती है सिग्मा बॉन्डिंग में। इसमें कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, सम पी डी और पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, सम डीपी मिक्सिंग। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, इसमें जैसे A1 और A1 कंबाइन होके ये नीचे आ गया A1, T2 और T2 कंबाइन होके T2। अब इसमें यहाँ पर तीन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगी। ये होगी हमारे पास T2 स्टार, उसके बाद बनेगी हमारे पास A1, उसके बाद बनेगी हमारे पास T2। जो ये वाली ऑर्बिटल है ये आपके पास होगी E। ये वाली जो T2 स्टार है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सम P और D का मिक्सिंग होता है। अब जैसे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं कलरलेस होते हैं मोस्टली, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कलर शो करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, उसके रूल होता है ट्रांजिशन के लिए कि डेल्टा एल जो आपका +-1 होना चाहिए। इसमें क्या होता है, पी और डी जो आपका मिक्सिंग होने की वजह से, तो ये कुछ हद तक डेल्टा L = +1 को फॉलो कर लेता है। इसलिए जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कलर शो करते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे मिलते हैं हमें। तो इसी को एक्सप्लेन किया गया, डेल्टा एल मतलब चेंज इन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एल रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को। तो ये आपका टेट्राहेड्रल में बॉन्डिंग इस तरह होती है। इसमें ई जो होती है आपकी वो आपकी नॉन बॉन्डिंग में यूज हो रहेगी, नॉन बॉन्डिंग रहेगी। T2 और A1 जो है आपकी सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है। इसका नॉन बॉन्डिंग क्या है? इसका नॉन बॉन्डिंग सर ई ऑर्बिटल। ऑक्टाहेड्रल का नॉन बॉन्डिंग क्या था? ऑक्टाहेड्रल का सर T2G। यस। यस, गुड। नेक्स्ट, स्क्वेयर प्लेनर का पता है, आइडिया है कुछ? स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का कैसे बनाते हैं हेमोडायग्राम, और सिग्मा बॉन्डिंग स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। नहीं सर, इसमें एमओटी में तो स्क्वायर प्लेनर मैंने कभी नहीं पढ़ा, सिर्फ यही पढ़े हुए हैं एमएससी में भी, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वो सीएफटी में पढ़ा हुआ है बस। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम होते हैं, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, पेंटागोनल, बाइपिरामिडल, उनका ऑर्डर क्या होता है, कुछ आइडिया है? एनर्जी ऑर्डर कैसे निकालते हैं स्प्लिटिंग? एनर्जी मतलब उनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है। यस।
टीबीबी में इस तरह होता है, जो आपकी डीएक्स जो डीवाई जेड ऑर्बिटल होती है उसकी स्प्लिटिंग सबसे नीचे होती है, मतलब बेरी सेंटर से नीचे हो जाएगी डीएक्स जेड और डीवाई जेड। जो डीएक्स वाई और डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होती है उनकी एनर्जी सेम हो जाती है, दो ऑर्बिटल ऐसी होती है, और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ये टीबीबी में होता है। यस, इसके और पैरामीटर। यस यस। पेंटागोनल बाइपिरामिडल में ऑर्डर सेम रहेगा, बस इसकी एनर्जी जैसे बेरी सेंटर से नीचे थी ये ऊपर चली जाती है। ये डीएक्स वाई, डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर, और ये डीएक्स जेड वाई जेड। ये सब पेंटागोनल बाइपिरामिडल में होता है। और किसका पूछा आपने, स्क्वायर पिरामिडल का? यस। स्क्वायर पिरामिडल में सिर्फ स्क्वायर पिरामिडल में डी जेड स्क्वायर की आपकी सबसे कम होती है। उसके बाद डी एक्स जेड डी वाई जेड की, और उसके बाद आपके डी एक्स वाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। इसकी सर मुझे कंफर्म नहीं है, पढ़ी तो ये बट अभी माइंड नहीं आ रही। ये डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद डी जेड स्क्वायर, डी एक्स बाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। कोई नहीं, लुक दें। इसका मैं देख नहीं सकती। यस, आप देख लेना। यस, कोऑर्डिनेशन में हमने थ्योरी स्टडी की है, बीबीटी, यस सर। सीएफटी, एलएफटी। यस। इन मेन थ्योरी का, इनका मेन रोल क्या है, पर्पज क्या है कोऑर्डिनेशन में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं हम, और कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं। सर इसका मेन पर्पज यही है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं उनके बीच में बॉन्डिंग कैसे होती है। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, उन्होंने कहा कि इसमें जो बॉन्डिंग होगी प्योरली कोवलेंट होगी। सीएफटी ने फिर आगे आगे कहा नहीं कोवलेंट नहीं होती है, प्योरली आयनिक होती है। उसके बाद एलएफटी आई, वो कहती है ना कोवलेंट होती है ना आयनिक होती है। सम करेक्टर आपका उसका होगा आयनिक का होगा, सम करेक्टर आपका कोवलेंट करेक्टर होगा। मेन पर्पज इनका बस इनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना था। यस, केमिकल बॉन्डिंग हम बीबीटी पढ़ते हैं और कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं। वहाँ केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंस है? वही उसी थ्योरी का, बीबीटी का। केमिकल बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्डिंग में सर हम ये नहीं पढ़ते हैं, डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस नहीं पढ़ते हैं। मेनली उसमें हम एस और पी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं। उसमें डी ऑर्बिटल का कोई रोल ही नहीं था। यस, बेसिक ओनली पढ़ते बीबीटी। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्विड प्लैनर, डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसका अपडेशन पार्ट है जो, वो स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेशन में। यस, गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो हमने अभी थ्योरी डिस्कस की है, लास्ट लिगेंड फील्ड, कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इसमें बताइए आप, ये क्या एक्सप्लेन करता है? आपने नेक्स्ट टॉपिक कौन सा किया है? यही। मैं कर देता हूँ इसको explain।
हमारे पास दो लेवल हो, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारे पास एक्साइटेड लेवल है। हमारा एटम मान लो ग्राउंड लेवल पे था, जैसे इसको कोई इसके ऊपर लाइट स्ट्राइक हुई या कोई एनर्जी हमने इसको दी, तो इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। बट एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता, कुछ टाइम बाद वो जो है अपने वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है। जैसे वो वापस आता है तो कुछ ना कुछ आपकी रेडिएशंस को एमिट करता है। अगर वो रेडिएशन आपके विजिबल रीजन में पड़ती हैं, विजिबल रेंज में आ जाती हैं, तो हमें उस कॉम्प्लेक्स का, उस कंपाउंड का कलर शो होता है। अगर वो कॉम्प्लेक्स, अगर वो जो रेडिएशन है यूवी रीजन में या फिर आईआर में आती हैं, आईआर वाली रेंज में आती हैं, तो हमें वो विजिबल नहीं होता, हमें वो दिखाई नहीं देता कॉम्प्लेक्स। तो ये इसका बेसिक है। जैसे जो अगर जिस विजिबल रीजन में आ रही है तो हमें कलर, जैसे कलर हमें शो होते हैं विबग्योर के अकॉर्डिंग। एक ही कलर व्हील होता है। बी, बी, जी, वाई, ओ और आर। इसमें इंडिगो को हम नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि वायलेट और इंडिगो एक जैसे कलर से होते हैं। तो मान लो अगर हमारे जो कंपाउंड था उसने वायलेट कलर की रीजन की लाइट एब्जॉर्ब की, तो वो एमिट कौन सी करेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, इसका अपोजिट, अपोजिट कौन सा है इसका, येलो। अगर उसने ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब की है तो वो एमिट कौन सी करेगा, रेड। अगर उसने ब्लू एब्जॉर्ब किया है तो उसने एमिट कौन सा करेगा, ऑरेंज। मतलब अपना कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो जो है एमिट करता है। इसके लिए दो रूल्स होते हैं, एक होता है स्पिन सिलेक्शन रूल और एक होता है लेपोर्टे सिलेक्शन रूल। यस। एपर्टे। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल ये क्या कहता है कि हमारे पास जो डेल्टा एल की वैल्यू है वो +-1 होनी चाहिए। एल का मतलब क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन हमारे दो तरह का मोशन करता है, एक तो अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है वो, एक वो अपना स्पिन के अराउंड अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करता है, उसको बोलते हैं स्पिन मोशन, और इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। तो उसी से आया अब हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, चेंज इन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आएगा उसको बोलेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो स्पिन में अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करने से आएगा उसको बोलेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि डेल्टा एल यानी चेंज इन द स्पिन एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो होना चाहिए +-1। इसका क्या मतलब है, जैसे एस के लिए हमारे पास एल की वैल्यू होती है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। ये रूल कहता है कि हमारे पास जो ट्रांजिशन है वो 0 से 1, मतलब एस से पी हो सकती है, पी से डी हो सकती है, डी से एफ हो सकती है, क्योंकि इनमें 1 1 का डिफरेंस है। पी से एफ नहीं हो सकती, एस से डी नहीं हो सकती, मतलब डेल्टा एल की जो वैल्यू है हमारे पास +-1 होनी चाहिए। सेकेंड रूल क्या कहता है, स्पिन सिलेक्शन रूल। ये कहता है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, कि चेंज इन द स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, 0। मान लो हमारे पास कोई ट्रिपलेट स्टेट है, मान लो हमने ये दो ट्रांजिशन कंसीडर कर लिए, ये हमारे पास ऊपर होता है 2s+1, इसको बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। एस हमारे पास टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है 2s+1। अब उसने कहा है कि डेल्टा एस की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी 3 से 3 अलाउड होगा, क्योंकि इसमें चेंज कितना आएगा, 0। 1 से 3 जो आपका फॉरबिडन होगा, क्योंकि इसमें वैल्यू जो आपकी चेंज हो गई है, 1 से 3 हो गई है, तो इसका तो ये वाला जो आपका ट्रांजिशन होगा वो फॉरबिडन होगा, ये आपका अलाउड होगा। तो जो कॉम्प्लेक्सेस ये दोनों कलर को, दोनों रूल्स को फॉलो करते हैं वो हमारे पास
कलर्ड होते हैं और ज्यादा इंटेंस होते हैं। अगर हमारे पास कोई एक रूल को फॉलो कर रहा है, स्पिन को कर रहे हैं, लेपोर्टे को कर रहा है, तो उनमें इंटेंसिटी ऐसे कम होती जाती है। अगर वो दोनों को ही फॉलो नहीं कर रहा तो उसकी इंटेंसिटी सबसे कम होगी। इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? इसको बोलते हैं मोलर एब्सॉर्बिविटी कोफिशिएंट। जिन कॉम्प्लेक्सेस में दोनों रूल को फॉलो होंगे उसमें एप्सिलॉन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। और ये होती है हमारे पास जो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होते हैं, उनमें जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा हाई होती है, नियर अबाउट 10⁴ के अराउंड होती है। चार्ज ट्रांसफर भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एलएमसीटी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और एमएलसीटी मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। तो ये कलर था कि कलर के लिए ये दोनों रूल्स होते हैं हमारे पास। जैसे आपने बताया चार ट्रांसफर दो टाइप के होते हैं, हाँ जी। और भी कोई है इसके पार्ट? चार्ज ट्रांसफर के पास डीडी नहीं सर, दो ट्रांजिशन ही और थे। चार ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है? ये सर, डीडी ट्रांजिशन और चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है? ये थी ट्रांजिशन। ये डीडी ट्रांजिशन
SI मॉड्यूल। यस सर। जैसे हम DT ट्रांजिशन और चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में डिस्कस कर रहे थे, क्या होते हैं ये? चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कितने टाइप्स के होते हैं? तो जो डीवी ट्रांजिशन होता है वो विद इन अ मेटल की बात करते हैं, यस। विद इन मेटल या आयरन के बीच में। जो चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होगा वो या तो आपका लिगेंड टू मेटल होगा या फिर मेटल टू लिगेंड होगा। इसको बोलते हैं LMCT और इसको बोलते हैं MLCT। चार ट्रांसफर हमारे पास दो टाइप के एक और भी हो सकते हैं हमारे पास। मेनली तो ये दो ही होते हैं। इंटरवैलेंस चार ट्रांजिशन भी होते हैं और इंट्रालिगेंड चार ट्रांजिशन भी होते हैं। इंटरवैलेंस में वो मेटल से मेटल के बीच में ही होते हैं। इंटरलिगेंड में जैसे हमारे पास जो बहुत बड़े लिगेंड होते हैं जैसे मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, विटामिन B12, यस। इन सब में जो है आपके पास इंटरलिगेंड चार ट्रांसफर होते हैं। इनके लिए अलग कंडीशंस होती हैं LMCT और MLCT के लिए। LMCT के लिए हमारे पास कंडीशन है, ये क्या है, लिगेंड टू मेटल चार ट्रांजिशन, चार ट्रांसफर। तो जो आपके पास जो लिगेंड होना चाहिए वो आपके पास पाई डोनर होना चाहिए। और जो आपके पास मेटल है दैट शुड बी इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, मेनली ग्रेटर देन 2 या इक्वल टू 2 होना चाहिए। उसमें बस हमारे पास LMCT होता है। जैसे मेरे पास एग्जांपल है Cr2O7, CrO4-, MnO4-। इसमें जो हमारे पास, इसमें जैसे हम ये देखिए मैग्नीज वाला एग्जांपल, इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की +7 है, तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और जो हमारे पास लिगेंड ऑक्साइड आयन है वो पाई डोनर है। तो इसमें क्या हो सकता है, आपका जो ऑक्साइड आयन है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दैट इज ए LMCT। MLCT में इसका उल्टा होता है कि हमारे पास जो मेटल है दैट शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 से कम होने चाहिए हमारे पास, 2 या 2 से कम। और सेकेंडली जो मेटल लिगेंड है हमारे पास दैट शुड बी पाई सेक्टर। पाई सेक्टर लिगेंड कौन से होते हैं बस, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड COCN, फिनेंथ्रोलिन, बाइपिरिडिन, ये सब हमारे पास पाई सेक्टर लिगेंड है। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे FeCO5, NiCO4, फिनेंथ्रोलिन। ये हमारे पास सारे जो है MLCT के एग्जांपल्स हैं। इन दोनों ही केसेस में जो आपके पास